हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब इन्वेस्टर में प्रकाश। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट में टोटल 300 वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो डिटेल में बात करते हैं अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है। साथ ही साथ बात करेंगे सिलेक्शन के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी के अलावा और क्या क्या पर्क अलाउंसेस बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ज्वाइनिंग के बाद बॉन्ड अमाउंट कितना रहता है, ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहता है, ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, वर्क प्रोफाइल कैसा रहता है, ड्यूटी टाइमिंग्स क्या रहती है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पोस्टिंग आपको कहाँ मिलती है, होम पोस्टिंग के कितने चांसेस रहते हैं एंड प्रमोशंस के क्या स्कोप रहते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। देखिए यहाँ टोटल 300 वैकेंसी रिलीज की गई है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट में वैकेंसी रिलीज की गई है। जर्नलिस्ट पोस्ट है एंड ये ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट रहती है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 112 वैकेंसीज रिलीज की गई है। EWS कैटेगरी के लिए 27 वैकेंसीज रिलीज की गई है। OBC के लिए 84 वैकेंसी रिलीज की गई है। ST कैंडिडेट्स के लिए 27 वैकेंसीज एंड SC कैंडिडेट्स के लिए 50 वैकेंसीज रिलीज की गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी रहेगी। अगर आप LIC AO के पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, ज़्यादा वेट मत करना। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में जाते जाते सर्वर डाउन होने लगता है या फिर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसे रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ऐसी मिस्टेक मत करना। अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो जितनी जल्द से जल्द हो सके अप्लाई ज़रूर कर देना, क्योंकि 15 डेज़ का ही टाइम दिया गया है, ज़्यादा टाइम भी आपके पास नहीं है। कॉल लेटर की बात करते हैं तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो एग्ज़ाम रहेगा उसके 7 to 10 डेज़ पहले कॉल लेटर आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है। तो प्रीलिम्स की टेंटेटिव डेट्स है 17 फरवरी एंड 20 फरवरी एंड मेंस की डेट है 18 मार्च। मेंस 18 मार्च को एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको बहुत कम टाइम मिल रहा है। नोटिफिकेशन के जस्ट 1 महीने बाद ही आपकी एग्जाम हो जाएगी, प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगी एंड उसके लगभग 1 महीने बाद आपकी मेंस एग्जाम हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना एंड फास्ट वे में आपको प्रिपरेशन करना होगा। अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे या फिर इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे, तो बस आपको अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंप्रूव करना है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट रेगुलर देने हैं। सारी चीज़ों के बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स को कहाँ से पढ़ना है, उसके बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम केवल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी, यानी कि एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग ही चेक की जाएगी। एज की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो, दूसरे कैटेगरी में आते हो, OBC, SC, ST, PWD कैंडिडेट हो, तो आपको रिजर्वेशन मिलता है और एज 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग ही चेक की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, BSc किया हुआ है, BCom किया हुआ है, BTech किया हुआ है, CA किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ कोई मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया नहीं है कि इतने मार्क्स होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएशन बस आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सैलरी। देखिए सिलेक्शन के बाद आपकी बेसिक पे 53,600 रहेगी, ये बेसिक पे है। बेसिक पे के अलावा आपको DA मिलता है, HRA मिलता है, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो आपकी मंथली जो CTC बनती है, मंथली CTC की मैं बात करूँ 92,870 बनती है, ये क्लास A सिटी में बनती है। एंड इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि LTC, कैश मेडिकल बेनिफिट मिलता है, ग्रुप मेडिक्लेम हो गया, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो जाता है, ग्रुप इंश्योरेंस हो जाता है, व्हीकल लोन आप चाहो तो ले सकते हो, मील कूपन आपको मिलता है, ब्रीफकेस की रियम्बर्समेंट मिलती है, देन हैंडसेट, मोबाइल हैंडसेट की रियम्बर्समेंट मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलती है। सैलरी एंड अलाउंसेस के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, इधर आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहो तो वो वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको दिख जाएगी। सिलेक्शन के बाद आपको 1 ईयर की प्रोबेशन पीरियड सर्व करनी होती है एंड ये जो प्रोबेशन पीरियड रहता है इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन परफॉर्मेंस। और 1 ईयर की ट्रेनिंग इनिशियली जब आप ज्वाइन करोगे तो उस समय से आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग चलती है, 1 साल की ट्रेनिंग आपको करनी होती है। यहाँ पे जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक बॉन्ड साइन करके देना होता है एंड इस बॉन्ड का अमाउंट रहता है 5 लाख रुपीज़, यानी कि आपको यहाँ कोई पैसे वगैरह नहीं देने हैं, पैसा जमा नहीं करना है, बस आपको एक गारंटी बॉन्ड एक साइन करके देनी होती है कि अगर आप 4 साल के पहले जॉब से रिजाइन करते हो तो आपको 5 लाख रुपीज़
LIC को पे करना होगा। अब ये अमाउंट क्यों रहता है, क्योंकि देखिए जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद जब आप LIC में ज्वाइन करोगे तो जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसमें भी बहुत सारा आपके ऊपर खर्चा किया जाता है, साथ ही साथ आपको सैलरी दी जाती है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगी कि किसी पर्सन को वो हायर करे एंड वो फिर 1 साल 2 साल में ही रिज़ाइन करके चला जाए। तो इसलिए यहाँ पे एक गारंटी बॉन्ड रखी गई है कि अगर आप रिज़ाइन करके जाना चाहते हो तो आप कभी भी जा सकते हो, लेकिन आपको 5 लाख रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप 4 ईयर्स के पहले जाते हो, यानी कि 4 ईयर्स का जो आपका पीरियड रहता है, बॉन्ड पीरियड रहता है, उस समय अगर आप जाते हो तो आपको 5 लाख रुपीज़ पे करना होगा। 5 लाख प्लस GST पे करना होता है, जो लगभग 6 लाख के अराउंड हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर 4 ईयर्स आप कंप्लीट कर लेते हो LIC में, तो उसके बाद आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो, उस समय आपको कोई बॉन्ड अमाउंट वगैरह पे नहीं करना होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आपकी किसी दूसरे जॉब में सिलेक्शन हो भी जाती है, जैसे अगर आप किसी और ग्रुप A पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे, IAS IPS के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम के आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, सिलेक्शन उसमें हो जाता है, या फिर किसी और बेटर ऑर्गेनाइजेशन में आपका सिलेक्शन हो जाता है, RBI में आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप रिजाइन करके जाना चाहते हो, तो आप बॉन्ड को ट्रांसफर करवा सकते हो, आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना होगा। बहुत कैंडिडेट्स को इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पे बॉन्ड अमाउंट है तो मैं अगर रिजाइन करके जाना चाहता हूँ तो मुझे अमाउंट पे करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है और बहुत ईजिली बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को 85 रुपीज़ प्लस कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस पे करने होंगे, यानी 100 रुपीज़ के अराउंड आपको पे करना होगा अप्लाई करने के लिए। और अगर आप बाकी कैंडिडेट हो, यानी कि जनरल, OBC या EWS कैटेगरी में आते हो, तो आपको 700 रुपीज़ प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह पे करने होते हैं, यानी कि 850 के अराउंड आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ टोटल 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होता है, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा, मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होती है। प्रीलिम्स की मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता है। एग्जाम का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहता है, यानी कि प्रीलिम्स एंड मेन्स जो रहेगा ये आपको ऑनलाइन देना होगा। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में टोटल 3 अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगा। एंड यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहती है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको स्कोर करना होगा, यानी कि जैसे रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स की है तो आपको उसमें SC ST या PWD कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको मिनिमम 16 मार्क्स स्कोर करना होगा, बाकी कैंडिडेट्स को मिनिमम 18 मार्क्स स्कोर करना होगा। एंड यहाँ पे फिक्स्ड ड्यूरेशन रहता है, यानी कि सेक्शनल टाइमिंग रहती है, तो 20 मिनट्स आपको मिलेगा रीजनिंग एबिलिटी के लिए। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगा। एंड यहाँ पे SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स 16 रिक्वायर्ड है, एंड बाकी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स 18 रिक्वायर्ड है। यहाँ भी आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तीसरे सेक्शन की बात करें तो यह है इंग्लिश लैंग्वेज विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो ये टोटल 30 मार्क्स का होगा, टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंग्लिश का पोर्शन होने वाला है ये कंप्लीटली क्वालिफाइंग रहता है, यानी कि इंग्लिश में आप जो भी मार्क्स स्कोर कर रहे हो ये प्रीलिम्स की टोटल में ऐड नहीं किया जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मिनिमम आपको केवल 9 मार्क्स स्कोर करना होगा। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको आउट ऑफ 30 मार्क्स 9 मार्क्स स्कोर करना होगा, बाकी कैंडिडेट्स को मिनिमम 10 मार्क्स स्कोर करना होगा। एंड यहाँ भी आपको 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग आपको मिलती है। ये जो एग्जाम आपका होगा, प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ये 1 आवर का होगा। एंड यहाँ पे टोटल 70 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन जो एग्जाम होगा ये 70 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता है, इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। और साथ ही साथ यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, जो कि एक बहुत बड़ी बेनिफिट है इस एग्जाम की। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाता है, और मेंस के लिए टोटल 20 टाइम्स वैकेंसी जितनी भी रहेगी उसके उतने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है। यानी कि अभी 300 वैकेंसी निकली हुई है, तो 300 × 20 तो टोटल 6000 कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। तो मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों ही टाइप के एग्जाम्स देने होते हैं, एंड दोनों ही एग्जाम सेम डे में होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट 300 मार्क्स का होता है एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 25 मार्क्स का होता है। एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पे 4 अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन में, एंड डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में केवल इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाता है। सबसे पहले तो रीजनिंग एबिलिटी से टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 90 रहेगा। एंड यहाँ पे भी मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करना होता है। SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करना होगा, बाकी कैंडिडेट्स को मिनिमम 45 मार्क्स स्कोर करना होगा। एंड यहाँ भी सेक्शनल टाइमिंग रहती है, 40 मिनट्स की सेक्शनल टाइमिंग रहती है रीजनिंग एबिलिटी के लिए। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो मैक्स यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को मिनिमम 27 मार्क्स स्कोर करना होगा, बाकी कैंडिडेट्स को 30 मार्क्स स्कोर करना होगा। इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है।
डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो टोटल 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 90 रहेगा। मिनिमम आपको 40 मार्क्स स्कोर करना होगा अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो। बाकी कैंडिडेट्स को मिनिमम 45 मार्क्स स्कोर करना होगा। टोटल 40 मिनट्स का आपका एग्जाम रहेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 40 मिनट्स आपको मिलेगा। इसके बाद इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस से टोटल 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा। यहाँ भी आपको अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपको मिनिमम 27 मार्क्स स्कोर करना होगा। बाकी कैंडिडेट्स को मिनिमम 30 मार्क्स स्कोर करना होगा एंड 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है मेंस में 300 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा एंड 2 आवर्स का आपका एग्जाम रहता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है मेंस में, इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है, जिसमें आपको एक लेटर लिखना होता है एंड एक एसे लिखना होता है। 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेगा एंड इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। लेकिन आउट ऑफ 25 मार्क्स आपको मिनिमम 9 मार्क्स स्कोर करने होंगे अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो, एंड बाकी कैंडिडेट्स को मिनिमम 10 मार्क्स स्कोर करने होंगे। एंड इंग्लिश, अगेन यहाँ पे जो इंग्लिश है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि बस आपको जो मिनिमम मार्क्स है वो आपको स्कोर करना है एंड फाइनल में उसे ऐड नहीं किया जाता है मार्क्स को। तो जो फाइनल इवेल्युएशन जो होता है ये आउट ऑफ 300 मार्क्स होता है। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस आउट ऑफ 300 मार्क्स, आप जो भी मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो, अगर आप मेंस में ऑब्जेक्टिव पोर्शन को कट ऑफ क्लियर करते हो तो ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक किया जाएगा। मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू 60 मार्क्स का होता है, जिसमें से अगर आप EWS अनरिजर्व्ड या OBC कैटेगरी में आते हो तो आपको मिनिमम 30 मार्क्स स्कोर करना होगा क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपको मिनिमम 27 मार्क्स स्कोर करना होगा क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए। एंड जो फाइनल सिलेक्शन होती है ये मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होती है। यानी कि मेंस 300 मार्क्स का हो गया प्लस इंटरव्यू 60 मार्क्स का हो गया, तो आउट ऑफ 360 मार्क्स आप जो भी मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकली हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है, ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है। अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। नोटिफिकेशन के लिंक एंड अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बाकी चीज़ों की। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ देखिए ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट रहती है, कोई पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं रहती है। यहाँ पे फिक्स्ड आपका वर्क रहता है, यानी कि जैसे क्लेम सेटलमेंट वगैरह करना, पब्लिक डीलिंग बहुत कम होती है। मोस्टली जो एजेंट्स वगैरह रहते हैं उन्हीं से आपको बात करना होता है। आपके जो हायर अथॉरिटी रहती है, सीनियर जो रहते हैं, वो आपको जो भी वर्क देते हैं वो आपको करना होता है। इसी के साथ साथ आप जिस भी ब्रांच में आप पोस्टेड रहोगे वहाँ पे आप सबसे टॉप लेवल पे रहते हो। तो ब्रांच, एक तरह से आप समझ लो कि ब्रांच मैनेजर आप रहते हो। तो ब्रांच मैनेजर का वर्क यही रहता है कि आपके अंडर जितने भी स्टाफ रहते हैं, असिस्टेंट रहते हैं या फिर रेडियो रहते हैं, तो उन्हें आपको मैनेज करना होगा। उन्हें बस आपको देखना है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ आपका एक काम और रहता है कि जितने भी नई पॉलिसी वगैरह अगर आती है, गवर्नमेंट की कुछ नई पॉलिसी आ रही है तो वो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये कंप्लीटली डेस्क जॉब होती है। AO की पोस्ट कंप्लीटली डेस्क जॉब है। ड्यूटी आवर्स की बात करें तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फिक्स ड्यूटी आवर्स रहती है। मंडे टू फ्राइडे आपकी ऑफिस रहती है, 10 AM to 5:30 PM आपकी ऑफिस रहती है एंड सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे लीव्स आपको मिलते हैं, कैजुअल लीव्स मिलती है, अर्न लीव मिलती है, मेडिकल लीव मिलती है एंड जो आपकी अर्न लीव रहती है उसे आप बाद में इन कैश भी करवा सकते हो। ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की बात करें तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है एंड जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी वहां आपको मिनिमम 4 to 5 ईयर सर्व करना होगा। एक अच्छी बात यहाँ ये है कि यहाँ पे बैंक्स की तरह फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं होते हैं। एटलीस्ट जहां भी आप जाते हो तो 4 ईयर्स 5 ईयर्स आप रह सकते हो, यानी कि स्टेबल आपकी जॉब रहती है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स वगैरह नहीं होते, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। और अगर बात करें होम पोस्टिंग की तो जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे एटलीस्ट आप 4 ईयर्स 5 ईयर्स सर्व करने के बाद आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके होम के आसपास अगर वैकेंसी रहती है तो फिर आपको वहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये कंप्लीटली वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। प्रमोशंस की बात करें तो LIC में प्रमोशंस थोड़े स्लो होते हैं। तो AO के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स आपको सर्व करना होगा एंड उसके बाद आपको फर्स्ट प्रमोशन मिलेगा एंड आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाओगे। देखिए इस जॉब की सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। 5 डेज आपकी ड्यूटी रहती है, फिक्स ड्यूटी टाइमिंग्स आपकी रहती है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती है जिसके कारण वर्कलोड, वर्क प्रेशर बहुत कम रहता है एंड आप लाइफ एंजॉय कर सकते हो, साथ ही साथ वर्क को भी अपने एंजॉय करते हो। तो ये थी सारी डिटेल्स LIC के रिगार्डिंग, LIC AO के रिगार्डिंग। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने और डिटेल में सारी टॉपिक्स के ऊपर बात किया है, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात किया है, साथ ही साथ सैलरी स्लिप के बारे में बात किया है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको LIC AO के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियोज़ देख सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।